हरिद्वार के लक्सर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी सलमान को आरपीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी की गुरुवार को देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पास सलमान ने पथराव किया था और ट्रेन में मौजूद गार्ड ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद लक्सर रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सलमान को हिरासत में लिया है। पूछताछ करने पर सलमान ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने की बात कबूली है। आरोपी लक्सर के खड़ंजा गांव का रहने वाला है। ट्रेन पलटाने की साजिशों के बाद हरिद्वार के लक्सर में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। आरपीएफ पुलिस ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसा रहे एक 22 साल के सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। कंट्रोल रूम के जरिए आरपीएफ को जानकारी मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास आरोपी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पकड़ा गया आरोपी पास के ही खड़ंजा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। राज्य में छात्र संघ चुनावों का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब चुनाव कराने को लेकर एबीवीपी हाईकोर्ट पहुंची है। हाईकोर्ट के पूर्वादेश के खिलाफ एबीवीपी ने रिव्यू याचिका दाखिल की और 12 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अगर हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पिछले आदेश में संशोधन कर चुनाव कराए जाएं। क्योंकि हमारी मांग ये है कि लिंग 2 के अनुसार 8 हफ्ते के अंदर चुनाव हो सकता है और अगर 24 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया चली है तो 24 दिसंबर तक भी लिंग 2 के अनुसार चुनाव हो सकता है। लेकिन उस जियो को चेंज करने की उसमें जरूरत थी। जो कोर्ट ने उस जियो का एज इट इज रखा उसको हम चैलेंज करते हैं। पौड़ी में नए पोस्टमास्टरों की नियुक्ति पर फिर से सवाल उठने लग गए हैं। वहीं अब चयनित पोस्टमास्टर के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार को प्रधान डाकघर पौड़ी में एक पोस्टमास्टर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, जहां डाक अधीक्षक की ओर से ज्वाइनिंग के लिए आए पोस्टमास्टर को एक आवेदन पत्र हिंदी में लिखने के लिए कहा गया। आधे घंटे बाद जब हिंदी में लिखा आवेदन पत्र अधिकारियों ने देखा तो सभी अधिकारी कर्मचारी सिर पकड़कर एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए। हिंदी के आवेदन पत्र में कई गलतियां थी, जबकि पोस्टमास्टर ने हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 95 नंबर पाए थे। ऐसे में अब इस पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। डाक अधीक्षक पौड़ी ने मामले की रिपोर्ट डाक परिमंडल देहरादून को भेज दी है। हमें ये लगता है कि कैंडिडेट जो है उसका बोलना व्यवहार करना उचित नहीं है, तो उससे जैसे एप्लीकेशन लिखवा ली जाती है या लिखवा के ली जाती है तो उसमें उनके द्वारा जो है जिस अनुरूप उनके अंक प्राप्त हुए हैं उसके अनुरूप उनका ज्ञान जो है दिखता नहीं, प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये मामले जो है हमने परिमंडल कार्यालय को जो है भेज दिए उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ। कल उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है और सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य तेजी के साथ विकास कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को सरकार पूरा करने में जुटी है। सीएम ने कहा कि देवभूमि से पीएम मोदी का विशेष लगाव है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कार्य हो रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी काम जारी है। साथ ही राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के पहले आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम की स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए QR स्कैनर का भी शुभारंभ किया। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज करा सकता है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य
पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। राज्य स्थापना दिवस पर कल राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में ये आयोजन होगा, जिसका उत्तराखंड सीएम धामी उद्घाटन करेंगे। कल पहले दिन नेशनल गेम्स पोर्टल का उद्घाटन भी होगा। 9 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा राज्य युवा महोत्सव का आयोजन। हम लोग युवा महोत्सव राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग युवा महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। ये 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक, यानी कि बाल दिवस तक यह युवा महोत्सव लगातार कार्यक्रम के रूप में हम सबके बीच में रहेगा। इस युवा महोत्सव को हम लोग परेड ग्राउंड में आयोजित कर रहे हैं। कल उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो जाएंगे, लेकिन हरिद्वार जिले के 3 गांवों के डाक खाने आज भी यूपी के बिजनौर के पिन कोड पर चल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार जिले के लाल ढाका, गेंडी खाता और मीठी बेरी गांव उत्तराखंड बनने से पहले बिजनौर जिले के अंतर्गत आते थे। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बना और इन गांवों को भी उत्तराखंड में शामिल किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आने से इन गांवों की पहचान तो बदली, लेकिन 24 साल बाद भी इनके पिन कोड नहीं बदल पाए हैं। यहाँ के तीनों पोस्ट ऑफिस बिजनौर जिले से संबंध है, जिसकी वजह से यहाँ डाक सीधी न पहुँचकर बिजनौर जिले के नजीबाबाद से घूम कर आती है। अगर कोई जरूरत दस्तावेज डाक खानों में अटक जाए तो लोगों को बिजनौर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के युवाओं को है, जो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में भी होम डिलीवरी का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ का यूपी का पिन कोड है 246763। तो पहले कोई चीज़ मंगाना तो नजीबाबाद जाती है, उसके बाद वहाँ से आती है गंडी खाते में। पता नहीं जी, तो पिन कोड चेंज नहीं हो पाया है यहाँ हरिद्वार का। तो आपके गांव के लोगों को क्या समस्या होती है इससे? इससे ये होता है कि समय पे डाक नहीं मिलती, या कुछ मंगाना हो पार्सल तो समय पे नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर सर हमें वहीं पे जाना पड़ता है ना, श्यामपुर पे। यहाँ को कोई पिन कोड ही नहीं है, श्यामपुर पे जाना पड़ता है। हमें बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। कहाँ का पिन कोड डालते हो फिर? ये हम हरिद्वार का डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिर बिजनौर पड़ गया ना, वहाँ से आता नहीं, फिर श्यामपुर में जाना पड़ता है हमें। डाक विभाग की ये लापरवाही पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लिए भी जी का जंजाल बनी हुई है। यहाँ के पोस्ट मास्टरों को भी नजीबाबाद से डाक लानी पड़ती है और फिर गांव में चिट्ठी बांटी जाती है। तीनों पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन बारी बारी नजीबाबाद से डाक लेकर आते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हमें वहाँ से डाक भी लेने जाना होता है नजीबाबाद से, जो कि हमें काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। तो अगर यहाँ से मतलब हरिद्वार से शिफ्ट हो तो ज़्यादा वो रहेगा, मतलब सही। टाइम टू टाइम डिलीवर तो हो जाती हैं, बट यह है मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ जाने में पूरा दिन ही वेस्ट रहता है। कोरियर और ईमेल जैसे माध्यमों का चलन आम हो चुके हैं। अब ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस पर निर्भर नहीं हैं। हालांकि सरकारी तंत्र में आज भी पत्रों को भेजने के लिए डाक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड में शामिल होने के 24 साल बाद भी यहाँ की आबादी चिट्ठी पत्री के मामले में उत्तराखंड की नहीं हो सकी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। हाईकोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण के हिसाब से चुनाव होने चाहिए। सरकार 2011 की जनसंख्या में चुनाव की बात कह रही है। दोनों बातें एकदम अलग हैं। देखिए रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण की मांग के साथ 30 साल पहले उत्तराखंड आंदोलन हुआ। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी ओबीसी आरक्षण मुद्दा बना हुआ है। निकाय चुनाव का पेच इसी को लेकर फंसा हुआ है। ओबीसी आरक्षण का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के ओबीसी को मिले, किसी दूसरे राज्य के ओबीसी को नहीं। इसे देखते हुए सरकार साल 2011 के आधार पर चुनाव कराने की बात कह चुकी है। वहीं हाईकोर्ट का कहना है कि इस बार के निकाय चुनाव में
साफ साफ ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होना चाहिए और चुनाव में ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी या हाईकोर्ट के आदेश को ना मानना पड़े, इसके लिए कोई अध्यादेश लेकर आएगी। स्पष्ट ये है कि हम लोग जनसंख्या 2011 को आधार मान रहे हैं, एक जहां आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा एकल आयोग जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में जो बना था, उसकी रिपोर्ट हमने यानी सरकार ने स्वीकार कर ली है, कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर लिया, पास कर लिया। अब चूंकि उसको राज्यपाल जी के पास भेज दिया है, जहां से ही वहां से अध्यादेश का ये रूप लेगा तो हम उसके आधार पर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर में निकाय चुनाव के दावे के साथ शहरी विकास मंत्री दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, जबकि दिसंबर के पहले हफ्ते में निकाय का कार्यकाल पूरा हुए 1 साल हो जाएगा। 1 साल में सरकार ओबीसी आरक्षण का पेच नहीं सुलझा पाई, प्रवर समिति भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश टिकेगा या फिर सरकार का स्टैंड, ये साफ नहीं है। आप जनसंख्या आप 2011 की लेना चाहेंगे और आरक्षण आप करेंगे कि जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तो वो कमेटी किस हिसाब से रिपोर्ट दे रही है? कौन सा सर्वे उन्होंने ओबीसी का कर दिया है? 14% के लगभग यहाँ ओबीसी आते हैं, उसमें आपका अभी तक क्लियर नहीं कि क्या आप करेंगे। अध्यादेश के जरिए आप इसको करना चाहेंगे या विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाएंगे? कब ये पास होगा, कब आप उसको आपके गवर्नर दस्तखत करेंगे, कब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? फिलहाल निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण पर सरकार का स्टैंड ही साफ नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण की मांग से निकले उत्तराखंड में ओबीसी पर कंफ्यूजन बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस तरह से धीरे धीरे आपके आसपास की चीजों को प्रभावित कर रहा है, इसका उदाहरण है सांप के काटने और भालुओं के हमले की बढ़ती घटनाएं। और इन घटनाओं का ग्लोबल वार्मिंग से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में सांप और भालू के हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई हैं तो सांप के काटने से हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सांप की। पिछले 5 सालों में सांप के काटने से 125 लोगों की मौत हुई, जबकि 514 लोग घायल हुए। वो भी तब जबकि यहाँ पर विषैले सांपों की कम प्रजातियां पाई जाती हैं। सांपों पर लंबी रिसर्च कर चुके भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक रमेश चिन्नास्वामी ने इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को कारण माना। उनका कहना है कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, लिहाजा ठंड से बचने के लिए सर्दियों में सांप बिलों में घुस जाते हैं। लेकिन तापमान बढ़ने के कारण अब सांप सर्दियों में भी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लिहाजा उनके द्वारा काटे जाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उसका टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए वो विंटर का समय पे भी वो एक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो ह्यूमन स्नेक नेगेटिव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का यही प्रभाव भालुओं पर भी देखने को मिल रहा है। विंटर सीजन में नवंबर से मार्च तक भालू का हाइबरनेशन पीरियड माना जाता है, यानी इस समय में भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन अब भालुओं का शीत निद्रा में जाने का समय भी कम हो गया है, यानी कि उनको अब उस सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है जो उन्हें शीत निद्रा में जाने को मजबूर कर दे। हालत ये है कि अब पूरे 12 महीने भालू इंसानी बस्तियों के आसपास दिखाई देते हैं। तो अभी पहले से 5 महीना था उनका हाइबरनेशन, अभी तो वो 2-3 महीना तक कम हो गया है। इसका मतलब दिसंबर और जनवरी में भी हम भालू को देख सकते थे, वो घूम रहा है इधर उधर, वो हाइबरनेशन में विंटर स्लीप में वो नहीं चल रहा है। इसके वजह से उनका एक्टिविटी बढ़ गया है, इसलिए विंटर में भी वो ह्यूमन बेयर कॉन्फ्लिक्ट अभी ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में भालुओं के हमले में पिछले 5 सालों में 9 लोगों की मौत हुई है, तो 341 लोग बुरी तरह से घायल हुए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ मनुष्य को बल्कि उसके चारों ओर रहने वाले जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर रहा है। ये आंकड़ा सिर्फ सांप और भालुओं का है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। को लिए चलते हैं ओल्ड लिपू लेक की यात्रा पर। 18,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओल्ड लिपू लेक भारत चीन की LAC पर मौजूद है।
इस इलाके से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन होते हैं, लेकिन यहां तक पहुंच पाना इतना भी आसान नहीं है। कई सौ किलोमीटर का कठिन पहाड़ी सफर तय होने के अलावा यहां पहुंचने के लिए हजारों फीट की ऊंचाई भी पार करनी होती है। न्यूज 18 देश का पहला चैनल है जो ओल्ड लिपुलेख तक पहुंचा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको लिए चलते हैं ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर। ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहाँ से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन होते हैं। ओल्ड लिपुलेख भारत की सरजमी पे मौजूद है। तकरीबन 18,000 फीट की हाइट पर ये इलाका मौजूद है। काफ़ी कठिन ये सफ़र है, बावजूद इसके हम आपको ओल्ड लिपुलेख से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे। चाइना बॉर्डर पर LAC में मौजूद ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहां से पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से हो जाते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 220 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करना होता है। धारचूला के बाद से ही ये सफर खासा कठिन है। ऊंची पहाड़ियों के बीच खतरनाक रास्तों को पार कर यहां पहुंच सकते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी से ओल्ड लिपुलेख की यात्रा हर पल कठिन होते जाती है। हायर हिमालय के खतरनाक रास्ते और लगातार कम होती ऑक्सीजन यहां जाने वालों की परीक्षा लेती है। 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद है। ऐसे में भारत ने तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए पहली बार अपनी सरजमी से रास्ता तलाशा है। ये रास्ता कई चुनौतियों से भले ही भरा हो, लेकिन यहां से पवित्र कैलाश के दर्शन के लिए चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ता। ओल्ड लिपुलेख की ये खड़ी चढ़ाई पार करना हमारे लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। तकरीबन सिर्फ 100 मीटर का रास्ता अभी हमने तय किया है, लेकिन सांस पूरी तरीके से यहाँ पर फूलने लगी है और हम भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं ताकि हालात थोड़े सामान्य हो तो आगे की चढ़ाई चढ़ सके। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने के लिए 250 मीटर की चढ़ाई पार करनी जरूरी है, लेकिन 18,500 फीट की ऊंचाई पर 250 मीटर की चढ़ाई कई किलोमीटर जैसी महसूस होती है। इस सफर पर यात्री जितनी चढ़ाई चढ़ते जाते हैं उतने ही ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी न्यूज 18 के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई पार कर ओल्ड लिपुलेख पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह दुर्गम यात्रा 82 साल की उम्र में की है। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने पर बर्फीली हवाएं आने वालों का स्वागत करती हैं। यहाँ ज्यादा देर तक रुक पाना भी हर किसी के बस में नहीं, लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पहुंचकर तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत को न्यूज 18 के कैमरे में कैद किया। ये यात्रा भले ही दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक हो, लेकिन ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन हर किसी को रोमांचित करने के लिए काफी हैं। देखिए, कठिन तो महादेव बैठे ही ऐसी जगह है, कठिन यात्राएं करनी पड़ेंगी ना अगर उनसे हमें मिलना है तो, लेकिन उन्होंने शक्ति दी है और वही सबको शक्ति देते हैं। मानसरोवर तो नहीं, पर सामने भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाश जी के दर्शन कर मैं अभिभूत हूँ और मैंने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, तुम मेरे भारत को अखंड भारत बना दो। इसी साल उत्तराखंड सरकार ने माउंट कैलाश यात्रा शुरू की है, जिसमें देश भर से कुल 34 यात्रियों ने ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन किए थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद ये इकलौता ऐसा इलाका है जहां से चीन में कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। ऐसे में इस इलाके का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। LAC पर होने के चलते यहाँ हर किसी को जाने की परमिशन भी नहीं है। बावजूद इसके न्यूज 18 ने ओल्ड लिपुलेख का ये सफर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए किया। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में न्यूज 18 पहला चैनल बना है जो ओल्ड लिपुलेख पर पहुंचा है। ओल्ड लिपुलेख पर हम लोग पहुंचे हैं जहां से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इस हाइट पर पहुंचना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, लेकिन ये सफ़र एक तरीके से काफ़ी कुछ सिखाने वाला है कि हायर हिमालयात में किस तरीके से जाया जाता है, किस तरीके से रहा जाता है और नेचर से कैसे खुद को एडजस्ट करना है, वो ये सफ़र
आदमी को सिखाता है। हमारे साथ कई अन्य लोग भी यहाँ पर आए हैं जिनके लिए भी ये यात्रा काफ़ी कठिन थी, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, ओल्ड लिपुलेख, पिथौरागढ़। सचिवालय में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और उनके 2 निजी सचिवों के साथ हुई अभद्रता के मामले में सचिवालय संघ कार्रवाई पर अड़ गया है। सचिवालय संघ आज आधे दिन के कार्य बहिष्कार पर रहा, लिहाजा सचिवालय में सुबह की पाली में कामकाज प्रभावित हुआ। सचिवालय संघ का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सचिवालय के भीतर इस तरह की घटनाओं से असुरक्षा का माहौल बन गया है। छात्रों के आंदोलन के बाद अब कुमाऊं विश्वविद्यालय में कर्मचारी संगठन ने भी हड़ताल स्टार्ट कर दी है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप कर्मचारी संगठन ने लगाया है। इसके खिलाफ कर्मचारी मुखर हो गए हैं और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारियों का टारगेट किया जा रहा है, जिस पर उनको नोटिस भी दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि एक तरफा न्यूज़ चलाकर विश्वविद्यालयों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विद्यालय के खिलाफ जो न्यूज़ चलाई गई उसके खिलाफ हमारे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। उस सोशल मीडिया चैनल के खिलाफ आज हमारा कर्मचारी जो यहाँ पर धरने में है। इससे पहले हम विश्वविद्यालय को भी सूचना दे चुके हैं। बट वन साइडेड रिपोर्टिंग एंड वो भी इस तरीके लेवल की, मुझे लगता है इट वाज इन पुअर टेस्ट। एंड आप खुद ही देखिए उसमें क्वालिटी क्या है कि अब किस बातों को उठाया जा रहा है। क्या विश्वविद्यालय कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्या? केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रचार तेज हो गया है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने डोर टू डोर प्रचार किया और कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं हरदा ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया।